नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। क्या आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने नया सिलेबस देखा होगा और नए सिलेबस के अंदर जो पहली लाइन आपको दे रखी है, जंतुओं में जनन, जंतुओं में पाचन, जंतुओं में शोषण और जंतुओं की विशेषताएं, ये आप लोगों ने देखा होगा। ये टॉपिक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि सर विशेषताओं के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो बिल्कुल आज के वीडियो में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं और इतनी गारंटी देता हूं कि विशेषताओं से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बात करेंगे यहां पर पशु परिचर एग्जाम के लिए जो आपके पार्ट भी आपके दे रखा है, और पार्ट बी के अंदर जो पहली लाइन आपके दे रखी है नए सिलेबस में, वो आपके उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है विशेषताएं। ये टॉपिक आपको कवर करवाने वाला हूं। देखिए, जो पुराना वाला जो सिलेबस था उसके अंदर इस टॉपिक को आपको कुछ इस तरीके से दे रखा था कि राजस्थान के अंदर प्रमुख पशुओं की देसी नस्लें। भाई विशेषता किसकी पढ़ोगे? सिलेबस की पहली लाइन देखो, जंतुओं में जनन, जंतुओं में पाचन, जंतुओं में शोषण, जंतुओं की विशेषताएं। तो इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे यहां पर जंतुओं की विशेषताएं। अब यहां कौन कौन से पशुओं की विशेषताएं हम कवर करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहां हम बात करेंगे अरे गाय की विशेषताएं, बात करेंगे भैंस की विशेषताएं, भेड़ की विशेषताएं, बकरी की विशेषताएं और ऊंट की विशेषताएं। इसके अलावा कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन टॉपिक आपको अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है। अब विशेषताओं का सीधा सीधा अभिप्राय यहां पर यह है कि ये जितने भी एनिमल आपके सिलेबस में हैं, इनकी अलग अलग नस्लें हैं और उन नस्लों की अलग अलग विशेषताएं हैं, उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग उनकी पहचान है, अलग अलग उनके गुण हैं, अलग अलग उनका दूध उत्पादन है, अलग अलग उनकी शब्दावली है। तो सब बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई रामायण नहीं होगी इस क्लास में, ठीक है ना। तो पूरा फोकस, एक बार फिर से कहना चाहूंगा बाल को, वाकई में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, वाकई में पशु परिचर बनना चाहते हो, तो इस क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, बने रहना, ध्यान यहीं पे रखना है। गारंटी देता हूं सब कुछ इसी क्लास में याद करवा दूंगा और क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है। तो आओ यहां पर देखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर यह बताया था कि गाय दो प्रकार की होती है, भैंस दो प्रकार की होती है, भेड़ एक प्रकार की, बकरी एक प्रकार की और ऊंट दो प्रकार के। एक बार थोड़ा सा इनका जो जूलॉजिकल नाम है वो आप लोग देख लो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बात करेंगे गाय की। गाय आपके दो प्रकार की होती है, एक देसी गाय होती है और एक विदेशी गाय होती है। देसी गाय को कुबड़ वाली गाय कहा जाता है और इसका जूलॉजिकल नाम बोस इंडिकस होता है। एक गाय आती है विदेशी गाय जिसपे कुबड़ नहीं पाया जाता, उसका जूलॉजिकल नाम होता है बॉस टॉरस। ये हो गई गाय। देन इसके बाद आई भैंस। गई भैंस पानी में। और भैंस की बात करें तो भैंस भी मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी कि एक जंगली भैंस होती है और एक आपके जलीय भैंस होती है। अरे जलीय भैंस का जूलॉजिकल नेम है बुबेलस बुबेलिस और दलदली भैंस का है बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसेसिस। देन इसके बाद हमने बात की भेड़ के बारे में। सिप भेड़ की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य को भेड़ों का घर कहा जाता है और भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम हम बोलते हैं और इसका जूलॉजिकल नेम है ओविस एरिस। क्या है? ओविस एरिस, जो आप लोगों को लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैंने याद करवा दिया। जिन्होंने उसको नहीं देखा है देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर बात की बकरी। गरीब की गाय, वनस्पति का शत्रु, चलता फिरता फ्रीज, डबल डेयरी, कई सारे अनेक नामों से इसको जानते हैं और इसका जूलॉजिकल नाम होता है केप्रा हिरकस। देन इसके बाद हमने बात की ऊंट, केमल, राज्य पशु, ठीक है, या रेगिस्तान का जहाज। ऊंट भी दो प्रकार के आप लोगों को बताया कि सर एक तो होता है एक कुबड़ वाला ऊंट और एक होता है दो कुबड़ वाला ऊंट।
एक कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिकल नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, जिसे ड्रोमेडेरी ऊंट कहा जाता है। दूसरा आता है दो कुबड़ वाला ऊंट, जिसे कैमेलस बैक्टीरियंस कहा जाता है, जिसके ऊपर दो कुबड़ पाए जाते हैं, जो ठंडे और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक कुबड़ वाले ऊंट की बात करें तो एक कुबड़ वाला ऊंट गर्म प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे कि हमारे राजस्थान गुजरात में आपको मिल जाएगा। दो कुबड़ वाला ऊंट आपको लद्दाख कश्मीर आदि में आपको मिलेगा। तो आओ क्लास यहां पर स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे गाय की नस्लों के बारे में कि आपके सिलेबस में गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले हमें इनका क्लासिफिकेशन कवर करना पड़ेगा। भाई देखो, कोई भी फार्मर हैं, कोई भी पशुपालक हैं, तो पशु पालने का उद्देश्य अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग गाय इसलिए पालते हैं कि उन्हें दूध चाहिए गाय का। कुछ लोग गाय इसलिए पालते हैं ताकि उनके जो बछड़े हैं वो बड़े होकर खेतों में कार्य करे, मतलब पशु कृषि करे। कहने का मतलब है बोझा ढोए, बैलगाड़ी चलाए, हल जोते, इस तरीके से। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसी गाय की नस्ल का पालन करेंगे जिसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी चलाए, हल जोते, इसके अलावा उनकी जो गैया हैं वो दूध भी दे। तो देखो, गाय आपके यहाँ पर इस प्रकार से होती है कि दुधारू नस्लें, भारवाहक नस्लें और द्विप्रयोजनीय नस्लें। द्विप्रयोजनीय का मतलब ये होता है इनको दो कार्यों के लिए हम पाल रहे हैं। तो आओ देखो, पहले हम बात कर लेते हैं दुधारू नस्लों की। दुधारू नस्लें ऐसी नस्लें जिनको फार्मर ओनली दूध की प्राप्ति के लिए पालता है। अब यहां पर भी आप लोगों के कई सारे डाउट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद ने आपको कंफ्यूज कर रखा है। बट अब नहीं होगे आप, इस वीडियो को पूरा देखना। तो बात करेंगे दुधारू नस्लें कौन कौन सी है। साहीवाल है, सिंधी है, गिर है, राठी है, देवनी है। बस यहां राठी पे आकर मामला अटक जाता है। कैसे सर? राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है और इसको कहीं लोगों ने दुधारू नस्लों में पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल दुधारू नस्ल है, देखो यहां लिखा हुआ है। बट एनसीईआरटी जब आप देखोगे, जो आपके 12th की एनसीईआरटी है, उसके अंदर आपको गायों का वर्गीकरण दे रखा है और ये नस्ल आपको दुधारू के अंदर भी बता रखी है और द्विप्रयोजनीय में भी बता रखी है। बट सर सही कौन सा है? तो यार राठी गाय के बैल देखना, एक बार कुबड़ होते हैं और आराम से वो हल जोत पाते हैं, गाड़ी चला पाते हैं। तो वैसे मेरी प्रायोरिटी, प्राथमिकता में दूंगा द्विप्रयोजनीय नस्लों में। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने यहाँ राठी यहाँ लिखा हुआ है। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये याद कैसे करेंगे? अरे बस बने रहो, याद तो ऐसे चुटकियों में करवा दूंगा, एक बार देख तो लो यार। तो आगे देखो, अब बात करेंगे द्विकाजी नस्लें, ऐसी नस्लें जिन्हें फार्मर दोहरे उद्देश्य के लिए पालता है, दूध की प्राप्ति के लिए भी पालता है और भारवाहक बोझा ढोने के लिए भी पालता है। वो नस्लें यहां पर आती है थार पारकर, जो थार के पार हैं, कांकरेज यहां पर आती है, हरियाणा यहां पर आती है, अंगोल यहां पर आती है, डांगी आती है, पंगानूर आती है, देवली आती है, मेवाती आती है, गाबलाब आती है, सीरी आती है और ये देख लो राठी, राठी भी आती है। इसके बाद कृष्ण घाटी, कृष्ण घाटी आती है। इसके बाद नीमाड़ी आदि नस्लें दोहरे उद्देश्य वाली हैं। देन इसके बाद आई भारवाहक नस्लें, ऐसी नस्लें जिन्हें किसान बोझा ढोने के लिए पालेगा। ऐसा नहीं है दूध नहीं देगी। अरे यार, जब बछड़ों को जन्म दिया है, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जंतु हो, अगर बच्चों को जन्म देगा, मादा बच्चों को जन्म देगी तो बच्चे को दूध तो पिलाएगी। तो इतना दूध तो देती है जो सिर्फ बच्चों के लिए देती है। इन्हें कहा जाता है भारवाहक नस्लें, जिनको बोझा ढोने के लिए पाला जाता है। और इसमें है हमारे पास नागौरी, मालवी, कंगायम, अमृत महल, खिल्लारी, बच्चौर, खेरीगढ़, पंवार, बरगोर, केनकता, गंगातीरी आदि जो नस्लें हैं, ये कौन सी है? भारवाहक नस्लें हैं बालकों। कौन सी है? भारवाहक नस्लें हैं। अगर अब यहां से क्वेश्चन आ जाए तो यार गलत मत करना। क्या कह रहा हूं? गलत मत करना। सर आपने तो बता दिए, याद कैसे करें? और जरा हमें यह भी बता दो कि इनमें से कौन सी नस्लें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अरे बिल्कुल बताऊंगा यार, सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है, कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है। तो यार वीडियो को जिसने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर करना है,
जितने भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जितने भी ऑनलाइन कहीं न कहीं से कोर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि सही सटीक कंटेंट होना जरूरी है अगर आपको पशु परिचर बनना है तो आओ देखो, अब यहां पर मैं आप लोगों को ये नस्लें याद करवाने वाला हूं, बट उससे पहले यहां विदेशी नस्लों की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में विदेशी नस्लें भी आएगी। उससे पहले हमने देसी नस्लें देखी, मतलब बोस इंडिकस के बारे में हमने देखा, देन अब हम बात कर रहे हैं बोस टॉरस के बारे में। तो विदेशी नस्लों से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आओ देखो। एक तरफ लिखी हुई है मैंने नाम विदेशी नस्लों के जिनको एक्सोटिक ब्रीड बोलते हैं, एक तरफ लिखा हुआ है उनका मूल स्थान ओरिजिन, जहां से उनका जन्म स्थल माना गया है। सर मूल स्थान क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका जन्म अगर मथुरा में हुआ है तो आपका मूल स्थान मथुरा होगा, चाहे आप दिल्ली में रहो। जैसे मान लीजिए मेरा जन्म कोटा में हुआ है, ठीक है, तो मेरा मूल स्थान कोटा होगा, चाहे मैं जयपुर रहूं या उदयपुर रहूं, कहीं पर भी रहूं, बट मेरा मूल स्थान क्या होगा? कोटा होगा। ऐसे ही उस नस्ल का मूल स्थान क्या है वो आप लोगों को बताया गया है। तो आओ देखो, यहां पहली नस्ल आती है जिसका नाम है ब्राउन स्विस, और ब्राउन स्विस का जो ओरिजिन मूल स्थान है वो स्विट्जरलैंड है। अरे क्या है? स्विट्जरलैंड। गए होंगे कभी न कभी तो आप लोग। आगे देखो, इसके बाद आता है जर्सी। अबे जर्सी पहनने वाली जर्सी नहीं है, गाय की नस्ल है जिसके दूध में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है, और इसका ओरिजिन माना गया है जर्सी द्वीप से। कहां से? जर्सी द्वीप, इंग्लैंड। फिर आता है आयर सायर, और आयर सायर का ओरिजिन स्कॉटलैंड से माना गया। कहां से? स्कॉटलैंड से। देन गर्सनी, और गर्सनी का ओरिजिन गर्सनी द्वीप होगा। देन इसके बाद शॉर्ट हॉर्न, और शॉर्ट हॉर्न का ओरिजिन है इंग्लैंड। देन रेड डेन, नाम सुना होगा, इसका ओरिजिन है डेनमार्क। इसके बाद है हॉलिस्टन फ्रीजियन, इसका ओरिजिन है हॉलैंड, नीदरलैंड। जो पूरे वर्ल्ड की सबसे भारी नस्ल है, सबसे ज्यादा चारा खाने वाली नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, उसका नाम ही तो एचएफ है। एचएफ डिलक्स नहीं, हॉलिस्टन फ्रीजियन। क्या यहां तक का क्लियर है? अरे समझ में तो आ रहा है ना सबको। आओ आगे बढ़ेंगे, और ये क्लास में ये कहूंगा एंड तक देख लिया ना तो ये समझ लेना कि पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है, बस इस पर फोकस बनाए रखना और याद कर लेना। विशेषताओं से एक भी क्वेश्चन अरे नहीं आने की बात तो दूर है, हिलने भी नहीं दूंगा, क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया नस्लों के बारे में, और नस्लों के अंदर सबसे पहली नस्ल मैंने आपको कौन सी बताई? दूधारू नस्लें। सर ये जो दूधारू नस्लें हैं इन्हें इंग्लिश में मिल्च ब्रीड कहा जाता है, बट सर इन्हें हम याद कैसे करें जरा ये बता दो। और कौन कौन सी? आपने तो कई सारे नाम बता दिए, लेकिन कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आएगा तो फोकस बनाए रखना। ट्रिक बता रहा हूं, दूधारू नस्लों की ट्रिक क्या है? आप लोगों से डेली ये कहा जाता है कि आपको 1 गिलास दूध रोजाना पीना चाहिए। क्या कहा जाता है? कि आप 1 गिलास दूध रोजाना पियो। तो याद रखना 1 गिलास दूध, अरे क्या याद रखना है? 1 गिलास दूध याद कर लेना बालक। अगर ये पियोगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी, और पशु परिचर में दूधारू नस्लों से जो क्वेश्चन आएगा वो भी बाहर नहीं जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखो दूधारू नस्लें कैसे याद करवाओगे सर? अरे गी मतलब बालक याद रखना गिर। क्या याद रखना? गिर याद रखना। ला मतलब बालक लाल सिंधी याद रखना। अरे क्या याद रखना? लाल सिंधी याद रखना। और सर स मतलब तो हम समझ गए। अरे क्या समझ गए? अरे सर साहीवाल है, साहीवाल याद रखेंगे। अरे सर दूधारू, अरे दूधारू से चाहो तो एक नाम और देख लेना जिसको बोला जाता है देवनी, बट देवनी से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहां सीधा सीधा अभिप्राय बालक ये बना कि दूध से याद रखना दूधारू नस्लें। अरे कौन सी नस्लें? दूधारू नस्लें। क्या इतना आपके दिमाग में छप गया? अरे छप गया मतलब याद हो गया। तो आओ देखो इसके बाद हम बात करेंगे, अरे किसकी? सर इसके बाद आप हमें भारवाहक नस्लें याद करवा दो। कौन सी नस्लें? भारवाहक। भारवाहक नस्लें जिन्हें किसान बोझा ढोने के लिए पालता है, जिन्हें ड्राउट ब्रीड कहा जाता है। अरे याद करवाऊंगा। अब देखो मैंने आपको भारवाहक नस्लों में कई सारे नाम बताए, लेकिन पेपर में कौन सी नस्ल आएगी उस पर फोकस करेंगे।
तो 3 नस्लें हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करवाने वाला हूं। कैसे सर, इसको भी ट्रिक से याद करवाओ। आओ देखो ट्रिक, ट्रिक देखो भाई, ट्रिक देखो, ध्यान दीजिए, फोकस बनाइए। आप में से कोई अमन तो नहीं है? मैंने लिखा अमन, अमन भारी है। अरे मैंने क्या लिखा? अमन भारी है। सर अमन भारी है, ये भारी कैसे हुआ? एक बात बताओ, ये 1 गिलास दूध किसने पिया? आप लोगों ने या मैंने? किसने पिया? तो ये पिया अमन ने। किसने पिया? अमन ने। अब जब कोई व्यक्ति यार रोजाना 1 गिलास दूध पिएगा, तो एक बात बताओ, उसका शरीर बनेगा कि नहीं बनेगा? वो भारी होगा कि नहीं होगा? और जब वो भारी होगा तो खेतों में काम जरूर करेगा, और खेतों में काम करेगा तो हम कहेंगे कि अमन भार वाहक है, मतलब भारी नस्ले वाला अमन है। मतलब भाई अमन बुरा मत मानना, जो भी अमन है ये ओनली ट्रिक का हिस्सा है। तो आओ देखो, अ मतलब क्या हो जाएगा? सर अ मतलब हो जाएगा अमृत महल। अरे क्या हो जाएगा? अमृत महल हो जाएगा। बालक वीडियो को ऐसे आप लोग ऐसे देखते हो ना, स्किप करके, ऐसे मत देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही कह रहा हूं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मां मतलब मालवी, कैसे आ सकता है, यही तो समझाना चाह रहा हूं। मान लो क्वेश्चन आ गया मेवाती, कई सारे लोग ट्रिक में समझेंगे कि यार मां मतलब मेवाती भी था, मालवी भी था। ना बालक, मां मतलब मालवी, मेवाती का मैं होगा जो आगे बताऊंगा। और ना मतलब है नागौरी। अरे क्या है? नागौरी जो गोरी नहीं है, इसके बैल पूरे विश्व में सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, याद रखना। तो ये 3 नाम ऐसे हैं जहां से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अति इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को 1 गिलास दूध पीना है और अमन को भारी बनाना है, ताकि ये खेतों में बोझा ढोए। अरे भारी होएगा तो बोझा ढोएगा ना, सीधी सी बात है। समझ में तो आ रहा है ना बाल को, सबको? तो अब तक मैंने आपको ओनली दुधारू और भारवाहक नस्लें याद करवाइए, और अब हम बात करने वाले हैं द्विप्रयोजनीय नस्लों की। तो आओ देखो बालक बड़े ध्यान से, और हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पे कौन सी नस्लों की? द्विप्रयोजनीय नस्लें, जिन्हें द्विकाजी नस्लें कहा जाता है। अरे ऐसी नस्लें जिनको किसान दोहरे उद्देश्य के लिए पालता है, 2 कार्य के लिए पालता है, उन्हें कहा जाता है द्विप्रयोजनीय नस्लें। क्या सर इसकी भी आप हमें ट्रिक बताओगे? अरे जरूर बताऊंगा ट्रिक, और इसकी ट्रिक है बालक, ध्यान दीजिए। देखो हमने लिखा यहाँ पे क्या? रथ, और फिर लिखा हमने हरि, और फिर लिखा का, रथ हरि का आग में। अरे क्या लिखा? रथ हरि का आग में। ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लेना, अपने गहन में बसा लेना, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। द्विप्रयोजनीय नस्लों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान दो, र मतलब, र मतलब क्या? ये देखो राठी। अब आप में से कोई कहेगा कि सर ये तो आप लोगों ने दुधारू में बताया। अरे बताई ना, एनसीईआरटी में दोनों में ही दे रखा है। बट ये राजस्थान की कामधेनु क्वेश्चन ये बनेगा, यहां से ये नहीं बनेगा कि ये द्विप्रयोजनीय है या नहीं है, दुधारू है या नहीं है। बनता भी है तो प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा, किसको? द्विप्रयोजनीय को, ठीक है? क्योंकि इसके बेलों से हल जोता जाता है, गाड़ी चलाई जाती है, ठीक है? इसके बाद थ मतलब आता है बालक थार पारकर, और यार यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है, थार पारकर। और हरि मतलब क्या? हरियाणा। अरे हरि मतलब क्या? हरियाणा रोडवेज की बात नहीं चल रही है, हरियाणा गाय की बात चल रही है। और का मतलब है बालक कांक रेज। अरे क्या रे? कांक रेज। और आग मतलब क्या है बालक? अंगोली है। अरे क्या है? अंगोली है। तो याद रख लेना। और अब आती हो स्किप वाली बात, नुकसान में रह जाओगे। भली से कम देखो लेकिन कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि सही सटीक पढ़ो, क्वेश्चन बाहर न जाए। इस में का मतलब है मेवाती। कई सारे बच्चे यहाँ मालवी कर देते हैं, तो मालवी और मेवाती बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। मालवी भारवाहक है और मेवाती द्विप्रयोजनीय है। तो आपने देखा कि सर आपने हमें 3 प्रकार की नस्लें याद करवाई, दुधारू, भारवाहक और द्विप्रयोजनीय। क्या इतनी कृपा आप करोगे कि हमें विदेशी नस्लों भी ट्रिक से याद करवा दो? अरे तो आओ देखो, अब आप लोगों को मैं यहाँ पर विदेशी नस्लें याद करवाने वाला हूं, वो भी ट्रिक से, जो हमारे भारत की नहीं है।
बॉस टॉरस की बात चल रही है। अरे किसकी बात चल रही है? बॉस टॉरस की बात चल रही है। पता तो होगा ही सही बॉस टॉरस कहां से आई है? उरस नाम के प्राणी से बनी है, याद रखना। तो देखो इसकी नस्लें भी क्या सर आप हमें ट्रिक से याद करवाओगे? अरे बिल्कुल ट्रिक से याद करवाऊंगा। देखो यार जो चीजें ट्रिक से याद करवाने की है ना वही ट्रिक से याद करना है। अगर पूरा ही ट्रिक बता दिया तो फिर कहोगे कि सर कई सारी ट्रिकें माइंड में हो गई घूम रही, अब हम क्या करें, पेपर में उस समय पट्टियां याद आएगी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो बात करेंगे ट्रिक की, तो यहां ट्रिक हमारे पास है इसकी क्या, जब से होली आए। अरे क्या, जब से होली आए क्या हो जाए चारों तरफ? अरे कलर ही कलर हो जाए। कौन सा? तो ब्राउन रेड कलर हो जाता है। तो ये लाइन याद रखना कि जब से होली आए ब्राउन रेड, ये अति इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना बालक, क्या याद रखना? देखो ज, अरे ज मतलब जर्सी याद रखना पूरे जब से, और से ये अपवाद है तो इसे हटा देना। और होली मतलब बालक क्या? हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन याद रखना। ये कौन सी हो गई? विदेशी नस्ल हो गई जो सबसे ज्यादा दूध देती है। और इसके दूध में सबसे ज्यादा किसमें? जर्सी में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। और आए मतलब क्या? आए मतलब आयर सायर। अरे क्या बालक? आयर सायर। और ब्राउन मतलब क्या? तो ब्राउन स्विस आप लोगों को बताया था। और रेड मतलब क्या? रेड डेन। तो देख लो आप लोगों ने मतलब गाय की वो सारी नस्लें याद कर ली। देखो पशु परिचर का पेपर है, एक दो क्वेश्चन इतने आसान आएंगे जिनको सब बच्चा करके आएगा, लेकिन फिर भी गलत लगाकर आएगा। क्वेश्चन ये आएगा इनमें से कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है, कौन सी बाहर वाहक नस्ल नहीं है। यही तो विशेषताएं हैं। और इन नस्लों के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ देखो पढ़ने का कोई तरीका होता है, उस तरीके से पढ़ोगे तो जरूर याद होगा। तरीका ये कहता है कि एक बार आप जितने भी एनिमल है ना सबकी नस्लें तो याद करो यार। अगर नस्लें ही याद नहीं है तो विशेषता कहां से याद होगी? तो इसीलिए मैं पहले नस्लें याद करवा रहा हूं। क्या आप लोगों को सभी गाय की नस्लें याद हो गई? यार कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू। तो यहां पर गाय की नस्लें फिनिश होती है हमारी। देन अब हम बात करेंगे भैंस की नस्लें। बट उससे पहले आप लोगों को बता दूं दिसंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का पशु परिचर का पेपर है, ठीक है। कई सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी कंफ्यूजन में है कि सर 25 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अलग से डाला हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे। तैयारी आप लोगों ने कर ली, लेकिन अगर आपको जांच करनी है, आपको देखना है कि आप कितने गहरे पानी में हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो इसके लिए 10 मॉडल पेपर हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं, जिनके अंदर एक पेपर के अंदर 45 क्वेश्चन है। कितने हैं? 45 क्वेश्चन है, वो आप लोगों को दिए जा रहे हैं। मात्र यहाँ 99 लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूं अभी ऑफर चल रहा है। उस ऑफर के तहत ये प्राइस मात्र आपको 49, अरे मैं 79 लिखने वाला था, बट आज के लिए है ना, दशहरे के उपलक्ष्य में ये टेस्ट पेपर आपको मात्र 49 रुपीज में दिए जा रहे हैं, याद रखना। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है ले सकता है। इसमें कई सारी फैसिलिटी आपको दी गई है, वही रियल एग्जाम वाला फील आपको होने वाला है। जैसे ही 45 क्वेश्चन करोगे नए सिलेबस पर आधारित है, एंड में रिजल्ट आएगा माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट नहीं किए, क्या परफॉर्मेंस आपकी रही, पहले पेपर में क्या थी, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं 49 रुपए में आता क्या है? अरे एक पेपर 4-5 रुपए का आपको पड़ रहा है, ठीक है ना, और उसमें भी 45 क्वेश्चन है। तो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे कैप्टन एग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन आप कर सकते हो, और आप जांच कर सकते हो कि आप कितने गहरे पानी में हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कहीं आप लोगों ने गलत दिशा में गलत सिलेबस तो नहीं पढ़ लिया, क्वेश्चन कहीं और से आ रहा है, फिर तो लफड़ा ही लफड़ा होगा। तो टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आओ बात करेंगे भैंस की नस्लें। किसकी बात करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। भैंस की नस्लें, अब भैंस की जो नस्लें हैं आप लोगों ने पढ़ी होगी, वैसे तो कई सारी नस्लें आपने पढ़ी होगी, देखा भी होगा,
बट यहां पर अब पूरा फोकस बनाना अति इंपॉर्टेंट है। देखिए भैंस की नस्लें दो प्रकार की आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक बुबेलस बुबेलिस आपने पढ़ा होगा और एक बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस आपने पढ़ा होगा। बट वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन कुछ दो प्रकार से हमने कर रखा है। कैसे? देखिए बालक, बड़ा ध्यान बनाए रखना, भैंस की नस्लों की बात कर रहे हैं और गई भैंस पानी में, भैंस काली होती है, काले रंग में ज्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए भैंस पानी में चली जाती है। तो देखो भैंस की नस्लें दो प्रकार से हमने बांटी है, एक तो है अफ्रीकन, कौन सी है? अफ्रीकन है, और एक है एशियन। अफ्रीकन जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, एशियन जो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अब जो एशियन नस्लें हैं इनका भी क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया, एक तो इसमें आती है जंगली नस्लें और एक इसमें आती है पालतू नस्लें। कौन सी आती है? पालतू नस्लें आती है। और बालक याद रखना, इन पालतू नस्लों को भी हमने आगे दो भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी नस्लें? एक हमारे पास आती है जलीय भैंस और एक हमारे पास आती है दलदली भैंस। कौन सी? दलदली भैंस। तो आप लोगों ने जो पढ़ी है ना बुबेलस बुबेलिस, ये है बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस, वो है। ठीक है, याद रखना, जो पालतू के अंदर ही आती है, दोनों पालतू भैंस है ये, तो याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको स्वाम्प बफेलो इंग्लिश में बोलते हैं, इसे रिवर बफेलो इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 50 होते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 48 होते हैं। कम होते हैं क्योंकि पानी कम है, उसमें दलदल ज्यादा है, कीचड़ ज्यादा है। तो ये जो पिक्चर है ना अपने माइंड में बिठा लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि सर भैंस की नस्लें कौन कौन सी हैं, और इनका वर्गीकरण फिर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने 3 प्रकार से कर रखा है। कैसे? भारी नस्लें जो वजन में भारी हैं, फिर मध्यम नस्लें जो वजन में नॉर्मल हैं, फिर हल्की नस्लें जो वजन में कम हैं। इस तरीके से आओ देखो कैसे भैंस की नस्लों का वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। और वर्गीकरण जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम बात करेंगे भारी नस्लों की। भारी नस्लों में नाम आता है मुर्रा, और मुर्रा का नाम तो सबने सुना होगा। फिर आती है जाफराबादी, अरे कौन सी आती है? जाफराबादी आती है। देन इसके बाद आती है नीली रावी, कौन सी आती है? नीली रावी आती है। तो याद रखना बालक, भैंस की जो भारी नस्लें हैं वो मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी हैं। लेकिन क्वेश्चन आए कि सबसे भारी भैंस की नस्ल कौन सी है, तो बालक सीधा सीधा आंसर जाएगा जाफराबादी। और जाफराबादी को मिनी, अरे क्या मिनी बस नहीं, मिनी एलिफेंट, क्या मिनी एलिफेंट मतलब छोटा हाथी कहा जाता है। सर छोटा हाथी क्यों? अरे जब इसको देखोगे तो इस तरीके से गोल मटोल है ना, बढ़िया हट्टी गट्टी बॉडी वाली दिखाई देगी, जैसे तो कोई हाथी का बच्चा हो, इसीलिए इसे मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी कहा गया है, जाफराबादी। आगे नीली रावी है, मुर्रा है, ये भी भारी नस्लों की श्रेणी में आती हैं। देन इसके बाद आती है मध्यम नस्लें, और मध्यम नस्लों के अंदर महशाना जो मुर्रा क्रॉस सूरती से बनी हुई है। फिर आती है भदावरी, जिसके दूध में सबसे ज्यादा वसा है, जिसका शरीर वी आकार का है, जिसका रंग तांबे जैसा है, यही तो विशेषताएं हैं। इसीलिए तो बोल रहा था यार कि वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है उससे ही क्वेश्चन आएगा। मैं जो बोल रहा हूं ना वो ज्यादा है, क्योंकि हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। लिखने में आपका भी समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा, बोलने में ये होगा कि आप लोग सुनो समझो, एक कहानी की तरह आप क्लास को देखो, एक पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह क्लास को देखने की मतलब कोशिश करो, तब समझ में आएगा, तब याद हो पाएगा। अगली आती है नागपुरी, और नागपुरी भी मध्यम नस्लों की श्रेणी में आती है। देन इसके बाद हम बात करें हल्की नस्लें, जो वजन में हल्की है, और इसमें नाम आता है सूरती। अरे क्या नाम आता है? सूरती। अरे जिसके सींग हशियाकार या दराती जैसे होते हैं, यही तो है कौन? सूरती। और यहां मुर्रा के सींग कैसे? जलेबी जैसे। अरे जलेबी खाने का मन तो नहीं कर रहा आप लोगों का? सर ये नस्लें तो बता दी। क्या सर? ये नस्लें तो बता दी आपने, भैंस की, गाय की भी बता दी, भैंस की भी बता दी। जैसे आपने गाय की नस्लें ट्रिक से याद करवाई, क्या भैंस की नस्लें भी हम याद कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? आओ देखो, देखो दो पति पत्नी, क्या बालक? दो पति पत्नी, मतलब दोनों मिला के दो ही थे, ऐसा नहीं दो जोड़ों की बात कर रहा हूं। पति और पत्नी दोनों लूडो खेल रहे। क्या खेल रहे? लूडो खेल रहे थे। और
जो पति था वो अपनी पत्नी से बार बार लूडो में हार जाया करता था। तो एक दिन तो उसने कहा पत्नी को, अरे चैलेंज किया कि आजा आज लूडो खेलेंगे और सनम मैं भी जीतूंगा। क्या कहा उसने कि सनम मैं भी जीतूंगा, आज मैं नहीं हारने वाला। तो ये लाइन याद रख लेना, इससे आपको भैंस की 6 नस्लें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। सर कौन सी लाइन? अरे क्या कहा था पति ने? पति ने कहा था कि सनम सनम मैं भी जीतूंगा, बस यही कहा उसने। उसके बाद वो जीता या नहीं जीता वो तो वही जानता है, जीतूंगा ये याद रख लेना बस। इससे आपको भैंस की नस्लें याद होगी। सर कैसे याद होगी, कैसी बात कर रहे हो? अरे देख बालक, स मतलब सूरती, क्या? स मतलब सूरती याद रखना, और न मतलब, अरे ना मतलब नीली रावी याद रखना। क्या याद रखना? नीली रावी याद रखना। और मां मतलब क्या याद रखो सर? अरे मां मतलब मुर्रा याद रखना। क्या याद रखना? मुर्रा याद रखना। और मैं मतलब महशाना। क्या याद रखना? महशाना याद रखना बालक। और भी मतलब भदावरी याद रखना। और बालक जीतूंगा, अरे जीत जाना, जाफराबादी। अरे क्या? जाफराबादी। तो इस तरीके से आप लोगों को भैंस की 6 नस्लें याद होती है, जो अति इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। अरे मैं तो इतना चैलेंज कर सकता हूं कि यहां जो पॉइंट अभी बोलने वाला हूं ना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। बस देखते रहो, समझते रहो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट किया करो, क्योंकि वो आपका एक कमेंट है ना, इधर इधर मोटिवेशन पैदा करता है। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आप लोगों के कमेंट जब मैं पढ़ता हूं। इसीलिए हर वीडियो में बोलता हूं कि कमेंट जरूर, कमेंट जरूर, ठीक है? तो देखो सूरती से क्वेश्चन क्या आता है, लिखूंगा नहीं जैसा कि मैं पहले बोल रहा हूं, स्किप करके कतई मत देखना। सूरती की बात कर रहे हैं तो सूरती से क्वेश्चन ये बनता है कि सूरती के सींग हशियाकार या दरातीकार होते हैं, दराती दांतली जो होती है उसके जैसे होते हैं। फिर नीली रावी, अरे सतलज नदी का पानी नीला है इसीलिए इसका नाम नीली रावी रखा गया। फिर इसके बाद मुर्रा, इसके सिंग जलेबी आकार के होते हैं। सर जलेबी आकार का मतलब जरा समझा दो तो समझ लो बालक, अति इंपोर्टेंट है। सूरती के सिंग कुछ ऐसे, कैसे? ऐसे हो गए दराती जैसे, याद रखोगे। फिर बात आई मुर्रा, और मुर्रा के सिंग जलेबी आकार के। अरे ऐसे सींग होते हैं, लेकिन यहां पर भी कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं। कैसे कंफ्यूजन में? अभी देखते चलो, आएगा क्वेश्चन। मुर्रा, यहां मेषाना से क्वेश्चन बनता है कि ये मुर्रा क्रॉस सूरती से बनी। किससे बनी? मुर्रा क्रॉस सूरती से बनी। भदावरी से तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यार, जितनी तारीफ करूं उतनी तारीफ कम है। कैसे? भदावरी, तांबे जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तू ही एक धनवान रे गोरी, है ना, बाकी सब कंगाल। तो उस लाइन से अगर आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। क्या? तांबे जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, सबसे ज्यादा फेट परसेंटेज है तेरा, बाकी सब कंगाल। ठीक है? कौन है? अरे भदावरी के लिए कह रहा हूं। मतलब सबसे ज्यादा वसा इसी के दूध में पाई जाती। तांबे जैसा रंग है, तांबे जैसा कलर है इसका, याद रखना। ठीक है? और वी आकार का शरीर है तेरा, तो याद रखना इसका शरीर वी आकार का होता है, आगे से सकड़ा और पीछे से चौड़ा होता है। व्यवसाय के लिए सबसे अच्छी नस्ल है भदावरी। मतलब अगर व्यवसाय करना है, मान लो, सॉरी, घी उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। अगर घी उत्पादन करना है तो भदावरी पालोगे यार, क्योंकि 12 से 14% वसा पाई जाती है। देन जाफराबादी सबसे भारी है। क्या? सबसे भारी है, तो और इसे मिनी एलिफेंट कहा जाता है। तो यही वो पॉइंट है, अरे जहां से एग्जामिनर बार 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 क्वेश्चन पूछता है इन नस्लों से। मैं कह रहा हूं जो जो लाइनें मैंने बोली है ना यार, इनको लिख लेना कहीं। ये बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं आप लोगों के।
वीडियो को एंड तक देखते चलना, विशेषताओं से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा इस क्लास में, ठीक है। अब तक आप लोगों ने देखा ही क्या है, ये तो ट्रायल है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों ने क्या देखा, गाय की नस्लें देखी, भैंस की नस्लें देखी, गाय की नस्लों को ट्रिक से याद किया, भैंस की नस्लों को ट्रिक से याद किया। अब बात करने वाले हैं, बोलो किसकी, तो देख लो इधर, बकरी की नस्लें। अरे किसकी नस्लें, बकरी। अरे जिसे गरीब की गाय कहा जाता है, जिसे राजस्थान या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है, जिसे वनस्पति का शत्रु कहा जाता है, जिसे बहुमुखी पशु कहा जाता है, जिसे डबल डेयरी कहा जाता है, जिसे वर्साटाइल एनिमल कहा जाता है, ये सारे के सारे नाम बकरी के लिए है। और बकरी का जूलॉजिकल नाम तो याद होगा ना यार आप लोगों को, ये मत कह देना कि सर याद नहीं है। अरे इसका जूलॉजिकल नाम देख लो आप लोग इधर, ठीक है, किधर, इधर, ये देखो जूलॉजिकल नाम। सर लिखा ही नहीं, देखे कैसे, अरे लिखूंगा, जरा शांति बनाए रखे। सर शांति तो नहीं है, तो देखो इधर, केप्रा, क्या बालक, केप्रा हिरकस। और केप्रा हिरकस किसका जूलॉजिकल नाम, बकरी का जूलॉजिकल नाम। सर अन्य नाम, अरे अन्य नाम भी तो बताऊंगा, शांति तो बनाए रखो। और अन्य नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, लिखूंगा नहीं, मैं पहले कह रहा हूं तो सुनना। इसको राजस्थान या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। क्या, अरे इसे चलता फिरता, क्या रे बालक, चलता फिरता फ्रीज इसे कहा जाता है। इसे वनस्पति का शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही वनस्पति का शत्रु कहा जाता है। और इसे ही बहुमुखी पशु कहा जाता है। इसे ही गरीब की गाय कहा जाता है। क्योंकि सर गरीब इंसान गाय नहीं ला सकता, तो क्या वो बकरी तो ला सकता है, अरे बिल्कुल ला सकता है। तो याद रखना, इसे ही गरीब की गाय कहा जाता है। कई सारे नाम हैं इसके। बकरी को राजस्थान या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज क्यों बोला, इसलिए बोला जिस प्रकार से आपके घरों में कभी भी मेहमान आ जाते हैं और आप कहते हो जा फ्रिज में से दूध निकाल ले और चाय बना ले, तो फ्रिज एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी दूध निकाला जा सकता है, लेकिन दूध उसमें होना चाहिए। बकरी का भी इसी प्रकार कभी भी दूध निकालो। मैंने मेरे एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला हुआ है बकरी का, जिसमें एक तो दूध निकाल रहा हूं मैं रात के 2 बजे, रात के 2 बजे दूध निकाल रहा हूं और निकल रहा है, और एक दोपहर के 3 बजे दूध निकाल रहा हूं तब भी दूध निकल रहा था। तो इसीलिए बकरी को राजस्थान या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा गया है। लेकिन यार क्या, सर क्या, अरे लड़कियां जो होती है ना, बकरी के दूध की चाय नहीं पीती। क्यों नहीं पीती सर, क्या कारण है, अरे उन्हें गंध आती है इस दूध में। तो गंध किसकी आती है, क्वेश्चन आता है, इसके दूध में गंध आती है, अरे बोलो किसकी, कैप्रिक, कैप्रिक, कैप्रिक एसिड की गंध आती है, जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं बकरी के दूध की बनी चाय नहीं पीती है। याद रखोगे। सर अब नस्लों पे आ जाए, अरे बिल्कुल आ जाए, अब नस्लें याद करवाऊंगा। सर नस्लें कैसे याद करें बकरी की, याद करवाऊंगा ना यार, टेंशन क्यों लेते हो आप। देखो बकरी की नस्लें, नस्लें याद करने के लिए आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, और वो लाइन बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं बस एक बार देख लेना, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। एक बात बताओ, आप में से कौन कौन मैरिड है, कमेंट करके बताना, ठीक है। वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जो लोग शादीशुदा है उनको पता होगा। उनके लिए एक लाइन है कि जब बीबी से टकराओ तो बकरी बन जाओ। क्या, जब बीबी से टकराओ तो बकरी बन जाओ। बकरी बन जाओ का अभिप्राय यह है कि बकरी बेचारा एक सीधा साधा प्राणी है, डरपोक प्राणी है, तो ऐसे बन जाओ, बस डरपोक है हम, ठीक है। ये लाइन याद कर लेना। वैसे और जानकारी दे दूं, जो बकरी जो शब्द है ना, ये बक शब्द से आया है, और बक का मतलब होता है बुजदिल। क्या होता है, बुजदिल। तो बकरी एक बुजदिल प्राणी है, याद रखना। इसीलिए मैंने ट्रिक बनाई है, क्या ट्रिक बनाई है, कि जब बीबी, वैसे बीबी बोलते हैं ना हम, ठीक है, तो ऐसे बीबी, जब बीबी से टकराओ, अरे पहली बात तो टकराओ ही मत, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, टकराओ
तो बकरी बन जाओ। क्या बन जाओ? बकरी बन जाओ। ये लाइन याद कर जाओ आप लोग, और पेपर में मजे ही मजे, मजे ही मजे। ठीक है, याद रखना। तो देखो कैसे याद करेंगे सर। अरे देखो, ज मतलब याद करना बालक, जमना पारी। अरे क्या? जमना पारी याद करना। ब से क्या याद करे सर? बार बरी। क्या याद करोगे? बारबरी याद करोगे। इस बी से क्या याद करे सर? अरे इससे बीटल याद करोगे। इस बी से क्या याद करे? अरे इससे ब्लैक बंगाल याद करोगे। क्या याद करोगे? ब्लैक बंगाल याद करोगे। से क्या याद करोगे? सिरोही याद करोगे। सिरोही ऐसे बीच में से वी शेप होता है, पीठ झुकी हुई रहती है, हल्का सा झोल पाया जाता है। सर टकराओ। अरे नहीं टकराओ, टकराना नहीं है। टकराओगे तो बकरी बनना पड़ेगा, लड़ाइयां हो जाएगी, याद रखना। तो टकराओ मतलब टोगनबर्ग। क्या? टोगनबर्ग। इसके अलावा तोते, तोतापुरी। क्या? तोतापुरी। और बकरी बन जाओ तो बकरी बन जाओ, सीधी सी बात है। मतलब बकरी की नस्लें। क्या? और जाओ मतलब झकराना। अरे क्या? झकराना मतलब घबरा जाना। अगर बीबी से टकराओ तो याद रखना, ये लाइन अति इंपॉर्टेंट है। बस ये बकरी बन जाओ, इस शब्द का अभिप्राय ये है कि ये बकरी की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? बकरी की नस्लें। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो भी पढ़ा रहा हूं ना आप लोगों को यार, समझ में आ रहा होगा, और आपको भी बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने में, अगर पूरा का पूरा दिमाग आप शांत रख के पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है। वैसे मैं हर बार बोलता हूं, आप में से जैसे 50 लोगों ने, 100 लोगों ने, 1000 लोगों ने वीडियो देखा, 2 5 10 लोग शेयर करते हैं। अरे पैसा नहीं लग रहा आपका, आपसे ये पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई कोर्स नहीं दिया जा रहा है पैसे में, फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो यार इतना तो बनता है कि मैं तो ये कह रहा हूं, जो भी बालक अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी बात सुन रहा है, एक एक बालक को वीडियो को शेयर करना है, उन्हें सब बच्चों तक पहुंचाना है जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। बस इतना काम आप मेरा कर दो, बाकी पार्ट बी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसके ऊपर डेली क्यूज चल रही है, तो वहां से भी आप पता लगा सकते हो आप कितने गहरे पानी में हो। अरे इसी यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी नाम की एक पोस्ट आती है, जहां डेली एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनको सोल्व करो, उनको देखो। हर वो चीज आपके लिए करवाई जा रही है जो आपके हित में है, जो आपको पशु परिचर बनाएगी, जो आपको सफलता दिलाएगी। बस मुझे आपसे चाहिए लाइक, शेयर और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है, तो आओ देखो, आप लोगों ने अभी बकरी की नस्लें याद की है, किसकी? बकरी की। आगे देखिए, बात करेंगे यहां पे अगला, भेड़ की नस्लें। अरे किसकी बात करेंगे? भेड़ की नस्लें। सर भेड़ की नस्लें कैसे याद करेंगे? अरे बहुत आसान है। पहले तो ये देख लो कि भेड़ का जूलॉजिकल नाम क्या? ओविस एरिस। क्या रे बालक? ओविस एरिस इसका क्या हो गया? जूलॉजिकल नाम हो गया। इसको क्या कहा जाता है? परजीवियों। अरे क्या बालक? इसे परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे परजीवी, जुएं, किलनियां वगैरह रहती हैं, याद रखना। और जो राजस्थान राज्य हैं, अरे आपनो राजस्थान, इस राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। क्या? भेड़ों का घर कहा जाता है, किसे? राजस्थान राज्य को। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भेड़ के लिए, समझ गए? भेड़ चाल नहीं चलना है। भेड़ से एक वर्ष में 2 बार ऊन उतारी जाती है, याद होगा। भेड़ से ऊन उतारना सीयरिंग कहलाता है, ठीक है, याद होगा सब लोगों को। और मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना पुल्ड ऊल कहलाता है। आंख के आसपास की ऊन उतारना आइंग कहलाता है। शिश्न के आसपास की ऊन उतारना रिंगिंग कहलाता है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे बनते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, बस पढ़ते चलो, याद करो। तो बात करेंगे भेड़ की नस्लें। सर भेड़ की नस्लें कैसे याद करें? याद करने की ट्रिक है ना, ऐसे तो कई सारी भेड़ की नस्लें हैं, लेकिन वैकेंसी सेकेंडरी लेवल की है, तो एनसीईआरटी में जो नस्लें दे रखी है बस वही याद कर लो, वही याद करवाने वाला हूं। ट्रिक देखो,
कोई अपने मामा के यहाँ कोई भांजा रहा करता था और वो मामा के यहीं से जैसे पता लगा कि यार पशु परिचर की वैकेंसी आ गई, तो फटाक से वो तैयारी करने चला गया जैसलमेर। तो जैसे मामा शाम को घर पे आते हैं, मामा का बच्चा बोलता है या दूसरा एक भांजा बोलता है कि मामा चोकरो अभी अभी जैसलमेर में गयो। क्या बोला उसने? राजस्थानी में बोलते हैं ना कि मामा चोकरो अभी अभी जैसलमेर में गयो। बस ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लो, भेड़ की सारी नस्लें आपको याद हो जाएगी। कैसे? देखो देखो देखो, जरा ट्रिक तो देखो आप लोग। अरे ट्रिक आपको कहती है कि मामा, क्या कहती है कि मामा चोकरो, चोकरो मतलब लड़का, चोकरो अवी अवी, क्या रे बालक, अवी अवी। ये अभी थोड़ा सही कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सही लिखना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो आओ बात करेंगे अभी अभी, मामा चोकरो अभी अभी जैसलमेर। कहा? जैसलमेर में गयो। क्या लेने? अरे पशु परिचर की तैयारी करने। तो देखो ये लाइन याद कर लेना, इससे आपको सारी नस्लें याद होगी। कैसे याद होगी जरा ये बताओ। देखो, मां मतलब मारवाड़ी। क्या रे बालक? मां मतलब मारवाड़ी, याद रखना। इस मां मतलब मालपुरा, याद रखना, मालपुआ नहीं मालपुरा। इस चो मतलब चोकला, याद रखना। अरे क्या याद रखना? चोकला याद रखना। इस करो मतलब कराकुल, याद रखना। इसके अलावा अभी मतलब बालक अभी वस्त्र, याद रखना। अरे क्या याद रखोगे? अभी वस्त्र याद रखोगे। इस अभी मतलब बालक अभी कालीन, याद रखना। अरे क्या? अभी कालीन याद रखना। और इस जैसलमेर मतलब सर इससे हम याद रखेंगे जैसलमेरी। क्या याद रखोगे? जैसलमेरी। और इस में से क्या याद रखोगे? मैरिनो। बस काम तम। अरे जाने दो, हम नहीं रोकेंगे, जो गया उसको हम नहीं रोक सकते, तो जाने वाले को जाने दो। रखना। समझ पा रहे हो आप? मेरे कैमरा थोड़ा दिक्कत कर रहा है। देखो वापस देखते हैं ना, थोड़ा अभी देखा था कि ब्लैक स्क्रीन आ गई थी अचानक से, बस उसके लिए टेक्निकल एरर हो जाते हैं यार। आप फोकस बनाए रखो। अब फिर मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि मैं यहाँ ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं जहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। बस देखते रहना, समझते रहना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद करो और कमेंट में कमेंट करो मामा चोकरो अभी अभी जैसलमेर गयो। अगर ये कमेंट कर दिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है? क्या कमेंट करना है? कमेंट करना है कि मामा चोकरो अभी अभी जैसलमेर गयो। तो देखो यहां पर जिन भेड़ों से क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। पहली नस्ल आप देख पा रहे हो मारवाड़ी। जो मारवाड़ी है ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। 50% भेड़ राजस्थान में मारवाड़ी पाई जाती है। मारवाड़ी भेड़ों का मुंह का रंग काला होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, ये याद रखना। फिर बात की मालपुरा। मालपुरा को मांस के लिए पाला जाता है और ये मालपुरा तहसील है, ठीक है? वहां से इसका ओरिजिन माना गया। मालपुरा अविकानगर टोंक से, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चोकला, जिसे राजस्थान के मेरिनो या छापर या शेखावटी आदि नामों से जाना जाता है। और ये भेड़ वर्गाकार हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। इसके बाद आता है करो मतलब कराकुल। यार कराकुल के बारे में क्या बात करें? इसके मेमनों को कम उम्र में, भेड़ के जो बच्चे होते हैं उन्हें मेमना या मेंढा कहा जाता है। कम उम्र में उनको मारकर उनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है। अरे किससे? कराकुल से। और उस खाल से सर्दियों के लिए महंगे महंगे वस्त्र, टोपी आदि बनाए जाते हैं। किससे? कराकुल से। तो क्वेश्चन बना कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे खाल के लिए या पेल्ट के लिए पाला जाता है? तो बालक याद रखना वो है कराकुल।
फिर आई अविवस्त्र और अविकालीन। सर इसमें क्या याद रखे? अरे सर याद नहीं रखे, आप लोगों को याद रखना है। ये जो दोनों नस्लें हैं ये CSWRI सेंट्रल सिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर टोंक द्वारा विकसित हैं। याद रखोगे। रेम्बुले नस्ल का क्रॉस करवाया चोकला से तो अविवस्त्र बनी। इधर रेम्बुले नस्ल के नर मेरिनो भेड़ों का क्रॉस करवाया मालपुरा से तो अविकालीन बनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के जा रहा हूं। इसके बाद जैसलमेरी। जैसलमेरी जो नस्ल है ये रेगिस्तानी नस्ल है और ये 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। और राजस्थानी नस्लों में सबसे बड़े आकार की जो नस्ल है उसका नाम है जैसलमेरी और मेरिनो। क्या बात है, मेरिनो। देखो मेरिनो सबसे श्रेष्ठ, पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी नस्ल है, याद रखना। ओरिजिन स्पेन है, स्पेन से पूरे विश्व में फैल गई, आज ये पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। क्यों? एक तो सभी प्रकार की जलवायु में रह लेती है। इसके अलावा ऊन उत्तम क्वालिटी की महीन श्रेणी की है और सर्वाधिक ऊन देती है। इसका मुंह भी पूरा ऊन से ढक जाता है, दिखाई तक नहीं देगा। आंखों के आगे की ऊन काटनी पड़ती है तब जाके इस तरीके से बेचारी देख पाती है। याद रखना ये कौन है? मेरिनो है, जिसके गर्दन पर, त्वचा पर सलवटे पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सलवटे पाई जाती है। नर में घुमावदार सिंग पाए जाते हैं। कई सारी विशेषताएं ऐसे तो, लेकिन जो मैंने बोली है उनको तो कंठस्थ उतार लेना गले के नीचे और याद कर लेना इधर दिमाग में। तो अब तक आप लोगों ने देखो गाय की नस्लें याद की, भैंस की नस्लें याद की, भेड़ की नस्लें याद की, बकरी की नस्लें याद की। अब बच्चा कौन? रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट। राज्य पशु। राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? बोलो। 30 जून 2014 को। भारत में ऊंट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को। तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो आओ आगे बढ़िएगा, कंटिन्यू, और बात करेंगे ऊंट की नस्लें। और ऊंट 2 प्रकार के होते हैं यार। कितने प्रकार के ऊंट होते हैं? 2 प्रकार के। सर एक बार बता दो ना लिख के, पक्का? श्योर? रेडी, स्टडी एंड गो। तो आओ देखो, ऊंट 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 है ना, ऊंट केमल। केमल 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के केमल होते हैं। एक तो होता है एक कुबड़ वाला। क्या? एक कुबड़ वाला। दूसरा है बालक 2 कुबड़ वाला। कौन सा? 2 कुबड़ वाला। तो बस 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 ये याद कर लो। और क्या सर दोनों के, क्या सर दोनों के जूलॉजिकल नाम अलग अलग होंगे? अरे बिल्कुल, दोनों के जूलॉजिकल नाम अलग अलग होंगे। कैसे? तो देखो इसका जूलॉजिकल नाम होगा क्या? केमेलस। केमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या होगा? केमेलस ड्रोमेडेरियस होगा। और इसका क्या होगा? तो इसका होगा केमेलस, केमेलस बैक्टीरियंस। क्या होगा? केमेलस बैक्टीरियंस होगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गर्म प्रदेशों में। कहां पर? गर्म प्रदेशों में। इसके अलावा हम बात करें ये कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ठंडे प्रदेशों में। ठंडे प्रदेशों का मतलब अरे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आदि में। ये रेगिस्तान में पाया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऊंट लाने का श्रेय हर बच्चा गलत लगा देता है। ऊंट लाने का श्रेय, तो यार ऊंट लाने का श्रेय, अब यहां 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक तो भारत में अलग होगा और एक राजस्थान में अलग होगा। याद रखना बालक, भारत के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? अरे बोलो ना यार, बिना बोले कैसे काम चलेगा? तो ये जाता है मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम को। किसे जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है पाबूजी को। किसे जाता है? पाबूजी को। दोनों अलग अलग है भाई। मोहम्मद बिन कासिम ऊंट कहां से लाए? काबुल से लाए। पाबूजी ऊंट राजस्थान में कहां से लाए? बोलो, पंजाब से लाए। कहां से लाए? पंजाब से। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा, स्टार, स्टार बनता है इस पे, ठीक है ना,
राज्य राज्य पशु का दर्जा, और राज्य पशु का दर्जा दिया गया कब? 30 जून 2014 को, और इसे रेगिस्तान का जहाज या शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पहले पूछा गया कि इसका जो कुबड़ होता है, कुबड़, इसमें क्या भरा होता है? तो याद रखना, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया पानी, वो गलत है, होती है वसा। और इस कुबड़ का घेरा 200 सेंटीमीटर का होता है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर की होती है ना। ऐसे जो घेरा होता है, घेरा इस तरीके से, जलेबी के घेरे की बात नहीं कर रहा, मान लो ये घेरा है, इस घेरे का जो ये देख पा रहे हो ना, हाँ ये है 200 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट आप देख पा रहे हो ये है 50 सेंटीमीटर। तो यार ऐसे तो ऊंट पढ़ाने लगा ना तो बहुत सारी जानकारी है। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो ना यार, कमेंट कर दिया करो, पढ़ा दिया जाएगा। बस बिंदास पढ़ते रहो, देखते रहो, समझते रहो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सर अब वापस टॉपिक पे हम आ जाते हैं। हम बात करेंगे ऊंट की नस्लें। ऊंट की 9 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं? और ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर में है, याद रखना। तो ऊंट की नस्लें अगर आप लोगों को याद करनी है यार, तो याद करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? बोलो। आप लोगों को यहां पर एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, तो ट्रिक देख लो आप। बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर के 4 मास्टर कागज पर, किस पर? कागज पर पढ़ाते हैं। बस ये लाइन याद कर लेना, इससे आप लोगों को ऊंट की नस्लें याद होगी। अरे कैसे, बहुत आसान है। बीकानेर मतलब याद करना, बीकानेरी। अरे क्या याद करोगे? बीकानेरी याद करना, और जैसलमेर से जैसलमेरी याद करना। क्या याद करोगे? जैसलमेरी याद करोगे। और के मतलब याद कर लेना, कच्छी। क्या याद कर लेना? कच्छी याद कर लेना। और 4 मास्टर मतलब, ध्यान दो, मारवाड़ी, ठीक है, मेवाड़ी और मालवी, और बालक मेवाती। तो ये 4 नाम याद कर लेना, ये म से हैं। देन कागज, ख, यहाँ क का ख कर देना और इसको कर देना खराई। क्या कर दोगे? खराई। बोलो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और होगा, ज मतलब जालोरी। अरे क्या हो जाएगा? जालोरी। तो इस तरीके से आप लोग ऊंट की नस्लें याद कर सकते हो, बहुत आसान है। अरे यार कैमरा बंद है क्या? नहीं चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है, सब सही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि बीकानेर जैसलमेर के 4 मास्टर कागज पर पढ़ाते हैं। बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, मेवाती, खराई और जालोरी। तो इस तरीके से आप ऊंट की नस्लें याद रखना, जो आप लोगों के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो समझा रहा हूं ना, समझ में आ रहा होगा। ये जो है ना, जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल पे, या टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको नहीं मिले तो कैप्टन एग्रो ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो किसी प्रकार की टेंशन या चिंता आप लोगों को कतई नहीं करनी है, ठीक है। अब आ जाओ यहां, अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। जैसा कि आपके टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, नई जो सिलेबस है उसके अंदर आपने क्या देखा कि जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन और विशेषताएं। तो वैसे तो मैंने बता दी जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार टेबल के माध्यम से समझा रहा हो। और ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आपको अलग से नस्लें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे एक ही टेबल में सारी नस्लें उड़ा दूंगा, एक ही बार में याद हो जाएगी। तो देखते रहना, समझते चलना। जलवल पी लो, है ना, बिल्कुल ऑफर है आपके लिए। देखो बात कर रहे हैं यहां पर गाय की नस्लें। अब आप जानते हो कि सर आपने हमें गाय की 9 नस्लें बताई, तो 9 नस्लों के बारे में एक बार हमें ऐसी विशेषताएं बता दो जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जो इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। तो आओ देखो गाय की नस्लें।
इस टेबल में अगर आप लोग देखोगे तो एक तरफ लिखा हुआ है नस्ल का नाम, एक तरफ लिखा हुआ है उत्पत्ति स्थल, एक तरफ लिखा हुआ है विशेषता और दुग्ध उत्पादन। अब सारी विशेषताएं लिखना तो संभव नहीं है, बताना संभव है। मैं बोल पाऊंगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए मैंने, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखो पहली नस्ल आती है गिर। अब गिर का नाम किसने नहीं सुना, सबने सुना होगा। गिर का ओरिजिन माना गया गिर के जंगल, गिर के जंगल या खटियावाड़ क्षेत्र, जो कहां पर पड़ता है बोलो, जो गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, जो गुजरात में। तो याद रखना खटियावाड़ क्षेत्र और कहां पर, गुजरात, याद रखोगे। फिर इसके बाद विशेषताओं की बात करें तो कान लंबे लटकते हुए होते हैं। यार यहां देख ही लो आप लोग, ऐसे मजा नहीं आएगा आप लोगों को। देखो भाई ये जो गाय है, अरे इसके लिए अलग से पेज ले लेते हैं तब समझ पाओगे आप लोग। हम बात कर रहे हैं किस गाय की, गिर गाय की। गिर गाय का माथा ऐसे उभरा हुआ होता है और इसके सींग ऐसे अर्ध चंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ा इसको सही करते हैं। इसके सींग कैसे होते हैं, अर्ध चंद्राकार। अलग कलर से कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। इसके सींग ऐसे होते हैं। फिर सर आपने बात की इसके कानों की, जरा कानों के बारे में बता दो। अरे कान इसके कुछ इस तरीके के लंबे लटकते हुए होते हैं और ये पत्ती नुमा होते हैं। किसकी पत्ती, जैसे कि कोई केले की पत्ती हो, ऐसे कान आप लोगों को दिखाई देंगे। अरे किसके दिखाई देंगे, तो गिर गाय के दिखाई देंगे। ये गिर गाय आप लोग देख पा रहे हो। और लिख लेना, बता रहा हूं ये माथा, क्या, माथा। और माथा कैसा बोलो, उभरा हुआ। कैसा, उभरा हुआ। यहां ऐसे मत लिख लेना, तीन भरा, उभरा हुआ है। सींग कैसे, अरे ये देखो सींग, और सींग हो गए लाइक हाफ मोन, अर्ध चंद्राकार। कैसे, अर्ध चंद्राकार हो गए। कान कैसे हो गए, लंबे लटकते हुए पत्ती नुमा कान हो गए। इसको रेंडा और अजमेरा नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। क्या नाम है, रेंडा व अजमेरा भी इसको राजस्थान में कहा जाता है। इसके अलावा इसको भदावरी, सूरती, डेक्कन, देशन आदि नामों से इसको जानते हैं। और ब्राजील में से महान कहा जाता है और यह एक दुधारू नस्ल है। तो ये कौन है बोलो, अरे बोल दो फटाफट, यही तो है कौन, गिर। पूरा बना दे, अरे देख लो आप लोग कह रहे हो तो पूरा बना ही देता हूं यार। वैसे तो मन था नहीं पूरा बनाने का, लेकिन आप लोगों के कहने पे इतना कर सकते हैं। हाँ थोड़ा मजेदार कर देते हैं सीन का ना, तभी मजा आएगा। तो देखो थोड़ा सा हम इसको रंग बिरंगा कर देते हैं ताकि समझ जाओ अच्छे से, है ना। है ऐसे फोटो नहीं आएगा पेपर में, बस देख लो कि ऐसी होती है गिर गाय। कैसी होती है, अरे गिर गाय तो ऐसी होती है। कैसा लग रहा है, चश्मा लगाएंगे इसके, वो रमाई अवस्था एक मूवी देखी हो, है ना। तो वैसा तो हम करने नहीं वाले, ठीक है। तो ये देखो, ये जो इसका यार मुंह थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा छोटा लग रहा है। चलो बस देख लो। तो ये कौन है, गिर गाय है। कौन है, गिर गाय। और क्या देख पा रहे हो कि गिर गाय का ओरिजिन गिर के जंगल खटियावाड़ गुजरात से माना गया है। इसके कान लंबे लटकते हुए होते हैं, सींग अर्धचंद्राकार होते हैं, माथा उभरा हुआ होता है। राजस्थान में इसको रेंडा व अजमेरा नाम से जाना जाता है। दुधारू नस्ल है। ब्राजील में से बहामान नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पॉइंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आओ वापस वहीं चलते हैं, वापस यहीं आ जाते हैं। दुग्ध उत्पादन की बात करें बालक अगर, तो दूध कितना देती है, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। ये हो गई गिर गाय। फिनिश, क्लियर मामला, दिमाग में फिट। फिर आती है थार पारकर। कौन आती है, थार पारकर। ओरिजिन सिंध प्रदेश जो है पाकिस्तान में। कहा, पाकिस्तान से। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये द्युकाजी नस्ल है, ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। कौन सी, ड्यूअल पर्पज, इसे दोहरे उद्देश्य के लिए पाला जाता है। दुग्ध उत्पादन है 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। सर इसे थार पारकर क्यों कहा गया, तो यार फिर देख लो एक बार और क्या है।
देख लो, देखने में क्या जा रहा है। बस समझना है ना, और ज्यादा फोकस मत करना। मैं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से ये नक्शा आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ। अब क्लियर? देखो, हाँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूं आप लोगों को। ये मान लीजिए, हाँ मान लीजिए, बस है ना, मान लीजिए ये राजस्थान है, और इस राजस्थान में आप जानते हो यहां पर इस तरीके से ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। और मान लीजिए क्लास चल रही है कोटा से हाड़ौती से। कहां से? कोटा से। अब आप कोटा में बैठे हुए हो, और ये जो है ये है थार का रेगिस्तान। कौन है? थार का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान। जब इस रेगिस्तान को भी पार कर जाओगे तो यहां पर ये जगह जो आप देख पा रहे हो, इसे बोला गया बालक सिंध प्रदेश। और सिंध प्रदेश कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो मैं यहां हूं इस जगह पे, और मैं क्या कह रहा हूं कि जो थार के भी पार, वो कौन? थार पार कर। जो थार रेगिस्तान के भी पार, वो थार पार कर हैं। और यार थार पार कर के बारे में क्या बताऊं? दुग्ध उत्पादन तो देख ही लिया आपने, लेकिन थोड़ा अलग से डेटा देता हूं। ये मत बोलना एनसीईआरटी से नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं, बट डेटा अलग से देता हूं। ये इस एरिया में रहती है जहां ना तो खाने को चारा है, ना पीने को पर्याप्त पानी है, फिर भी वहां रहते हुए इसका दुग्ध उत्पादन काफी अच्छा है। अगर आप इसको यहां ले आओ इधर हाड़ौती में जहां पानी ही पानी है, तो मजा ही आ जाएगा, दूध ही दूध होगा। तो क्वेश्चन बना, क्वेश्चन क्या बना? इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो शुष्क दशाओं में, और एक पूछा जाता है सामान्य दशाओं में। सामान्य का मतलब इधर लिया है अगर आप, तो देखना, शुष्क दशाओं में दूध देती है 1100 लीटर प्रति ब्यात, मतलब इधर, ठीक है। और सामान्य में देगी ये 2100 लीटर प्रति ब्यात। तो इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, यही तो थार पारकर है। कौन है? थार पारकर। क्या क्लियर है? माइंड में छप गया ना डायरेक्ट सीधा? आ जाओ वापस वहीं पे चलते हैं। कहां चलते हैं? इस टेबल पे, ठीक है। तो देखो, इसके बाद आती है हरियाणा। कौन आती है? हरियाणा की बात करें तो यार इसका ओरिजिन कहां से माना गया? इसका ओरिजिन हरियाणा से माना गया है। ये दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, रोहतक, हिसार आदि में आपको मिलेगी। और इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो यहाँ से इस तरीके से सिर होता है ना, ये सिर की हड्डी ऐसे उभरी हुई होती है। फिर यहां से तो आप देख ही पाते हो कि इस तरीके से सींग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिर की हड्डी है ये उभरी हुई होती है, कौन सी नस्ल की? हरियाणा नस्ल की। और दुग्ध उत्पादन होता है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद नागौरी। अब नागौरी के बारे में क्या बताए? अरे जो गोरी नहीं है वो नागौरी है, जिसकी आंखें काली काली, जिसके खुर काले काले, जिसकी नाक काली काली, जिसकी पूंछ काली काली, है ना, वही नागौरी है, याद रखना। तो नागौरी अपने आप में एक मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड है। और इस नागौरी बेल को पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक तेज दौड़ने और कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है, प्रसिद्ध है, फेमस है। इसका शरीर देखना ऐसा बिल्कुल घोड़े के जैसा होता है, कुबड़ बिल्कुल सीधा उठा हुआ, पीठ सीधी, सीना तना हुआ, इस तरीके से, इसीलिए तेज दौड़ पाते हैं ये बेल। नागौरी बेल फेमस है अपने आप में। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वाधिक तेज दौड़ने और कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो नागौरी है। जो ना तो गोरी है, जो ना ही काली है, वो नागौरी है। दूसरे जिसकी आंखें काली काली, जिसके खुर काले काले, जिसकी नाक काली काली, जिसके पूंछ काले काले, है ना, वही नागौरी है, याद रखना। जिसके कानों के अंदर भी काली पट्टियां पाई जाती है। जोधपुर व नागौर से इसका ओरिजिन माना गया। सर्वाधिक तेज दौड़ने और कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। अब नागौरी भारवाहक नस्लें दूध क्या ही देगी? ये जो दूध देती है ना 600 से 900, ये इनके बच्चों के पीने के लिए है। तो 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। फिर आए हमारे पास मालवी। अब मालवी मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा, जो हमारे राजस्थान में भी झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, मालवी, मालवा, मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन माना गया है। इसके अलावा इसके सींग आगे की ओर, इसके सींग ऐसे निकल के आगे की ओर अग्रसर होते हैं, और मेवाती के पीछे की ओर अग्रसर होते हैं।
तो ये विशेषता हो गई। दूध 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। अमन मालवी, तो ये भी बाहर वहां के दूध कम देगी, देख लो दूध कम है। फिर आई मेवाती। अब मेवाती मेवात क्षेत्र। अब मेवात क्षेत्र एक तो दिल्ली, मतलब अगर आप देखोगे गुड़गांव और मथुरा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है मेवात क्षेत्र। इसके अलावा हमारे राजस्थान में भी जो अलवर है वहां पर मेवात क्षेत्र है। तो याद रखना दोनों से इसका ओरिजिन माना गया है। तो ओरिजिन यहाँ पे लिखा हमने मेवात क्षेत्र। क्या लिखा? मेवात क्षेत्र। और इसके सींग पीछे की ओर अग्रसर होंगे और दुग्ध उत्पादन 800 से 1000। अब देख लो, बड़ा 1000 हुआ, मतलब ये द्विप्रयोजनीय नस्लों में आती है। जैसा कि मैंने बताया कि रथ हरि का आग में मतलब मेवाती। देन इसके बाद राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, और राजस्थान का पश्चिमी जो है ना क्षेत्र, ठीक है, वहां से इसका ओरिजिन माना गया है राठी का। राठ क्षेत्र अलवर, इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और दुग्ध उत्पादन देख लो 1200 से 1500 लीटर। अब आप लोग कॉमन सेंस लगाना, कैसा यार, दुधारू नस्ल ये होती है जो इतना दूध देती है, ये 1200 से 1500 ही देती है, क्योंकि इसके बैल भी तो खेतों में कार्य करते हैं। तो याद रखना, मैं यही कहूंगा, इसको राजस्थान की कामधेनु कहो कहो, लेकिन ये दोहरे उद्देश्य में भी आती है। एनसीईआरटी में भी साफ साफ सीधा सीधा शब्दों में लिखा हुआ है। 11th की एनसीईआरटी देख लेना, बिल्कुल आपको एनसीईआरटी लेवल पे ऑथेंटिक आपको बताया जा रहा है। मैंने कुछ वीडियो डाला है, 2-3 वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, पशु परिचर के, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक बालक का कमेंट आया था शायद कोई कि सर गलत पढ़ा रहे हो आप लोग। यार मैंने उस बालक को वापस रिप्लाई किया, कमेंट किया, मैंने कहा बालक जरा बताना क्या गलत पढ़ाया है, बट अब तक उसका कोई कमेंट नहीं आया है। तो ऑथेंटिक डेटा आपको पढ़ाया जाता है, आप निश्चिंत होकर पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन जो आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को ही मान्यता दे रखी है, उसके आधार पर ही आपका पेपर बनने वाला है, सेकेंडरी लेवल है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़े, मजे से पढ़े। मैं तो ये कहूंगा पूरा फोकस बनाए रखे। आप लोग देखो, बोर नहीं होने दूंगा क्लास में ही याद करवा दूंगा। शर्त इतनी है, स्टार्टिंग से एंड तक देखना, और ऐसे 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 करके देखोगे ना, तो पता है क्या होगा कि 17 लाख में से आप लोग ऐसे 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 करके निकाल दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे करके देखने वालों को पूरा याद भी नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा, पूरा देखें, समय ज्यादा लगे, एक ही क्लास को 10 दिन में देखो, लेकिन पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि लिखे हुए से ज्यादा मैं बोल बोल के बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? कमेंट तो बनता है, एंड में ऐसे कमेंट आना चाहिए यार, मजा आ जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और अगली नस्लों की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 नक्शे हमने लिए थे, ये थार पार के लिए था, लिख देता हूं यहाँ ताकि बाद में कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। थार पारकर, क्योंकि ये पीडीएफ जब आप कैप्टन एग्रो ऐप से डाउनलोड करोगे तो वहां पर दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये था गिर के लिए। ये किसके लिए था बालक? ये गिर के लिए था। किसके लिए? गिर के लिए। चलो आओ आगे बढ़ेंगे। ये ऊंट के लिए। ये किसके लिए था? ऊंट के लिए। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हमारे पेज, लेकिन कंफ्यूज मत होना आप लोग। देखो, उसके बाद 2 नस्लें हमारे पास और बची हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक नाम आता है जर्सी। क्या नाम आता है? जर्सी। उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप। कहां से माना गया? जर्सी द्वीप से माना गया। विशेषता तो सर्वाधिक वसा इसी के दूध में पाई जाती है। विदेशी नस्लों में 5.5%। कितनी? 5.5% दूध देती है। 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्याट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको बताया जा रहा है। यह है जर्सी। और जो जर्सी है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व भर में मतलब सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है, याद रखना। छोटे कद काठी की नस्ल है, बोस टोरस है, ना कि बोस इंडिकस। फिर अगली आती है हॉलिस्टन फ्रीजियन। हॉलैंड नीदरलैंड से इसका ओरिजिन माना गया। हॉलैंड नीदरलैंड से इसका ओरिजिन माना गया। नीदरलैंड सही से लिख देता हूं, बाद में कंफ्यूज होगे। यहां जगह के अभाव में देख लीजिए, इधर नीदरलैंड। बात करेंगे क्वेश्चन क्या बनता है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है ना, वो कौन है? हॉलिस्टन फ्रीजियन। अब इतना कॉमन सेंस लगाना है, जो सबसे ज्यादा दूध देगी वो सबसे ज्यादा चारा खाएगी। तो क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक चारा खाने की क्षमता, तो हॉलिस्टन फ्रीजियन। जब सबसे ज्यादा चारा खाएगी,
सबसे ज्यादा दूध देगी। मैं समझ रहा हूं आप लोग क्या सोच रहे हो कि सर सबसे ज्यादा गोबर भी करेगी। अरे ये नहीं है मेरा मतलब, ये है कि सबसे भारी होगी। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे जो भारी गाय की नस्ल है वो हॉलिस्टन फ्रीजियन है। अब जो गाय सबसे ज्यादा दूध दे रही है उसका जो अयन होगा, अयन जहां पर थन लगे होते हैं, ये भी क्या होगा, सबसे भारी होगा। और ये अयन थैले नुमा होता है, जैसे बड़ा थैला लटका हुआ हो। तो अयन थैले नुमा, रंग सफेद और ब्लैक धारियों वाला होगा और हड्डियां मजबूत होती है। यार नीदरलैंड को देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? आपको याद आ रहा है? नहीं आ रहा। नीदरलैंड गए हो आप में से कोई? नहीं गए, मैं भी नहीं गया, बस ऐसे बात कर रहा हूं। नीदरलैंड से क्या याद आया, देखो नीदरलैंड में सबसे बड़ी फूलों की मंडी है। हाँ, फूल फूल तो जानते हो ना आप लोग, फ्लावर। फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, सुना तो होगा। एक तो होता है कट फ्लावर और एक होता है लूज फ्लावर। दोनों में फर्क क्या है, समझो समझो। लूज फ्लावर जैसे मान लो ये टहनी है और यहाँ फूल लगा हुआ है, ये फूल मैंने तोड़ लिया, ऐसे फूलों को कहा जाता है लूज फ्लावर। ये फूल शादी समारोह भगवान के अर्पित करने में, चढ़ाने में, माला बनाने में, इनमें काम लिए जाते हैं। समझ गए? ये होते हैं लूज फ्लावर। फिर आता है कट फ्लावर, जो आपके बड़ा काम का है। कैसा? जैसे मान लो यहाँ फूल लगा हुआ है, ठीक है, और ये टहनी है, तो उसको टहनी के साथ कट कर लेते हैं। ऐसे फ्लावर को, टहनी के साथ फूल हैं, ऐसे फ्लावर को कट फ्लावर कहा जाता है। काम कहाँ आता है याद होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, फरवरी में बहुत काम आता है आप लोगों के, गुलदस्ते वगैरह बनाने में काम आता है। इसके अलावा वहां पर काम आता है, कहां पे? विल यू मैरी मी। तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है कट फ्लावर। क्या कहा जाता है? कट फ्लावर, याद रखना। तो नीदरलैंड में फूलों की सबसे बड़ी मंडी है और पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने के लिए हॉलिस्टन फ्रीजियन को जाना जाता है। हॉलिस्टन फ्रीजियन जो 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात दूध दे देती है। तो देखो यार, गाय की नस्लें याद की, भैंस की याद की, भेड़ की याद की, बकरी की याद की, ऊंट की याद की, और गाय की नस्लों को तो पढ़ भी लिया हमने डिटेल में। क्या चाहते हो, भैंस की भी पढ़ा दे, बकरी की भी पढ़ा दे, भेड़ की भी पढ़ा दे, ऊंट की भी पढ़ा दे? अरे बिल्कुल 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 पढ़ाऊंगा यार, आप मतलब चिंता कतई मत करो आप लोग। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ये हमारे पास गाय की नस्लें थी और गाय की नस्लें यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, फिनिश कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भैंस की नस्लों की। किसकी बात करेंगे? भैंस की नस्लें हम यहाँ पे लेंगे। अब भैंस की नस्लें ट्रिक से तो बता ही दी, बट एक बार डिटेल में देख लो आप लोग। 6 नस्लें हैं। पहली नस्ल आती है मुर्रा। कौन आती है? मुर्रा आती है। उत्पत्ति स्थान माना गया कहां से? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या मैं ये कहूंगा ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग या कोई गाइड के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताऊं, इसका मेन जो है ना वो है रोहतक हरियाणा। अरे क्या है? रोहतक हरियाणा। और ये गुड़गांव दिल्ली पंजाब आदि जगह पे ये आपको मिल जाएगी। विशेषता क्या है कि इसके सींग कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, जलेबी आकार के। कैसे होते हैं? जलेबी आकार के। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आगे एक नस्ल आएगी है जाफराबादी इसमें, और इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर लगाते हैं कई बार, मतलब ऐसे, ठीक है ना? तो वो डिटेल में बात करेंगे अभी। और मुर्रा का जो दुग्ध उत्पादन है ये 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात है। और मुर्रा के बारे में क्या बात करें यार, सब जानते हो, सबसे सुंदर, पूरे विश्व की विश्व सुंदरी के नाम से जाना जाता है मुर्रा को। और सबसे ज्यादा दूध, विश्व में सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्लें, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें। सिंग जलेबी आकार के होते हैं और त्वचा मुलायम होती है। त्वचा का रंग जेट ब्लैक प्योर काला होता है। यह है मुर्रा, 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। फिर आई सूरती। सूरती की बात करें तो खेड़ा व बड़ौदा से इसका ओरिजिन माना गया, और सिंग इसके दराती या हशियाकार होते हैं ऐसे। समझ गए? दुग्ध उत्पादन 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। फिर अगली आई नीली रावी, फिरोजपुर व अमृतसर से इसका ओरिजिन माना गया। सतलज नदियों के किनारे पर पाई जाती है। सतलज नदी का पानी नीला है, इसीलिए इसका नाम नीली रखा गया। क्या रखा गया? नीली, याद रखना। दुग्ध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात है। फिर आई जाफराबादी।
कौन है? जाफराबादी, जिसका ओरिजिन गिर के जंगल गुजरात, क्या? गिर के जंगल गुजरात से माना गया, जिसे मिनी एलिफेंट कहा जाता है। मिनी एलिफेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाथी के छोटे बच्चे की जैसी आपको दिखाई देगी, जिसे मांस, कृषि कार्य और दूध दोनों के लिए पालते हैं। दुग्ध उत्पादन है 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात, और पूरे विश्व की सबसे भारी, वजन में सबसे भारी नस्ल है जाफराबादी। कई बार एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करता है, उसने दिया निम्न में से भैंस की सबसे भारी नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए में गाय का नाम दे देगा होलिस्टन फ्रीजियन, और कई सारे स्टूडेंट एचएफ पे क्लिक करके आ जाते हैं। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो पूरा, उसने तो भैंस का पूछा था, आप लोगों को तो जाफराबादी लगाना था। तो ऐसा मत करना यार, मैंने जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बना रखी है, जो कैप्टन एग्रो ऐप पे अवेलेबल है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। एक बार जरूर देखना ज्वाइन करके। ज्वाइन करना मैं कह रहा हूं, उससे पता लग जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। अगर आपने उन पेपर के अंदर 90% भी बना लिए ना, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आप फिर निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर गलत नहीं कर पाओगे आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ना अलग बात है, प्रैक्टिस करना एक अलग बात है। ठीक है, तो देखो अगली आती है भदौरी। अब भदौरी के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं। तांबे जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, सबसे ज्यादा फेट परसेंटेज है तेरा, बाकी सब कंगाल, है ना। तो यही भदौरी है। भदौरी का ओरिजिन आगरा से माना गया। अरे कहां से? आगरा से माना गया है, जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। 12 से 14% वसा पाई जाती है। शरीर वी आकार का होता है, आगे से सकड़ा, पीछे से चौड़ा होता है, रंग तांबे जैसा होता है। और देखो फिर क्वेश्चन बना कि सर्वाधिक गर्मी सहनशील कौन है? अब काले रंग में गर्मी ज्यादा लगती है और भदौरी तांबे रंग की है, तो ये सबसे ज्यादा गर्मी सहनशील भी है। याद रखना, तो सबसे ज्यादा गर्मी सहनशील। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दुग्ध उत्पादन 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। अरे कितना? 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। चलो आगे बात करेंगे। अगली नस्ल आती है महसाना। क्या आती है? महसाना। महसाना का ओरिजिन महसाना, बनासकांठा, सावरकांठा, गुजरात से माना गया। एक ही क्वेश्चन बनेगा और नहीं बनेगा। वो क्वेश्चन है कि ये बनी कैसे? तो ये मुर्रा क्रॉस सुरती के संयोग से बनी। अरे कौन बनी? महसाना बनी। तो यार स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है। और दुग्ध उत्पादन कितना? 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 भैंस की नस्लें हैं जो इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ये भी आपको मैंने बता दी है। देखो गाय की नस्लें पढ़ी, भैंस की पढ़ी, फिर डिटेल में भी देखा, देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं, अरे बोलो किसकी बात करने वाले हैं? बकरी की नस्लों की बात करने वाले हैं, बुजदिल प्राणी की बात करने वाले हैं, डरपोक प्राणी की बात करने वाले हैं, गरीब की गाय की बात करने वाले हैं, वनस्पति के शत्रु की बात करने वाले हैं, वर्साटाइल एनिमल की बात करने वाले हैं, बहुमुखी पशु की बात करने वाले हैं, राजस्थान या रेगिस्तान के चलते फिरते फ्रीज की बात करने वाले हैं। और बकरी एक ऐसा एनिमल है जिसमें बहुप्रसवता, पोलियोस्टस पाया जाता है। सर ये क्या होता है? बकरी एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है, इसको बोलते हैं बहुप्रसवता। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बातों को? तो देखो आओ बात कर लेते हैं बकरी की नस्लें। देखो वही एक तरफ नस्ल, उत्पत्ति स्थान, विशेषताएं और दुग्ध उत्पादन। तो ध्यान दीजिए, देखिए पहले लेंगे जमुनापारी। क्या लेंगे? जमुनापारी। जमुनापारी का ओरिजिन इटावा से माना गया। इटावा अपने राजस्थान का नहीं, यूपी का, आगरा इटावा से ओरिजिन माना गया। विशेषताएं क्या है जमुनापारी की? पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं और रोमन नाक, तोते जैसा मुख पाया जाता है। याद रखना यह है जमुनापारी। दुग्ध उत्पादन 360 से 544 लीटर और ये देती है 250 दिनों में। कितने दिनों में? 250 दिनों का दुग्ध काल का डेटा आप लोगों को मैंने यहां पर दिया है। ये विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये याद करनी है। फिर आता है बर्बरी। अब यार बर्बरी या बारबरी नाम तो सुना होगा। बारबरी का ओरिजिन कहां से माना गया? बर्बरा क्षेत्र। इससे पहले बात कर लेते हैं बारबरी नाम क्यों रखा। बारबरी नाम इसलिए नहीं रखा कि ये बार बार बच्चों को जन्म देती है,
नाम इसलिए रखा क्योंकि इसका ओरिजिन बरबरा क्षेत्र है। सर ये बरबरा क्षेत्र कहां पर है? बरबरा क्षेत्र पड़ता है सोमालिया में। सर सोमालिया कहां पड़ता है? सोमालिया पड़ता है अफ्रीका में। तो याद रखना जो बारबरी है इसका ओरिजिन बरबरा क्षेत्र सोमालिया अफ्रीका से माना गया। बारबरी की विशेषताएं क्या बताऊं, कई सारी विशेषताएं, लेकिन सुनो, इसे सिटी गोट के नाम से जानते हैं। क्यों शहरी बकरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शहर कस्बों में बांधकर पाली जाने वाली बकरी की अच्छी नस्लें और बकरी की सबसे सुंदर जो नस्ल है उसका नाम भी बारबरी है। अब सुनो इसकी विशेषताएं। अरे ये एक ऐसी बकरी की नस्ल है जो एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। एक वर्ष में 2 बार ब्याती है और एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। कभी कभी इसके दिल में ख्याल आता है और 3 बच्चों को भी जन्म देती है। यही कौन है? बारबरी है, याद रखना। तो बारबरी को सिटी गोट, सुंदर बकरी और बार बार बच्चों को जन्म देती है, ये इसकी विशेषताएं हो गई है। और ओरिजिन बरबरा सोमालिया अफ्रीका से हो गया। दूध पर डे का बताऊंगा डेटा, पर डे का डेटा एनसीईआरटी में दे रखा है। तो 2.5 से 3 किलो या लीटर दूध देती है पर डे। ये डे है यार, है ना, याद रख लेना, इतना तो कॉमन सेंस लगा लोगे आप लोग। फिर आती है बीटल। अब बीटल जो है इसका ओरिजिन माना गया गुरदासपुर। गुरदासपुर कहां पर है सर? पंजाब में। तो गुरदासपुर पंजाब से ओरिजिन माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता की बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, ऐसे बाकी में नहीं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बीटल में। इसके अलावा दूध देती है 1.8 kg प्रतिदिन। फिर आता है टोगनबर्ग। टोगनबर्ग का ओरिजिन स्विट्जरलैंड से माना गया और शरीर के बाल चिकने होते हैं। शरीर के बाल कैसे चिकने होंगे? और यार टोगनबर्ग दूध ज्यादा देती है, कितना? 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। फिर आई सिरोही। सिरोही का ओरिजिन सिरोही राजस्थान से माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पीठ में झोल पाया जाता है। इसकी पीठ अगर आप देखोगे ना, इस तरीके से पीठ आप लोगों को दिखाई देगी। यहां ऐसा झोल है जैसे बीच में से टूट गई हो, ठीक है। फिर दूध देती है 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। तो 1 2 3 4 5 ये क्या हो गई? बकरी की नस्लें हो गई जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में? भेड़ की नस्लों के बारे में। लेकिन क्या आप लोग समझ पा रहे हो? पक्का समझ में आ रहा है ना सबको यार? कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। हम आपकी सेवा में हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हम आप लोगों को पशु परिचर की बहुत अच्छे से तैयारी करवाए, पार्ट बी को बहुत अच्छे से कंटेस्ट के याद करवा दे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और सही सटीक तरीके से, सही सिलेबस के अनुसार, सही कंटेंट के अनुसार क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बने रहना, अधिक से अधिक शेयर करना। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी हमारे वीडियोस आगे पहुंचे और हम आप लोगों के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सके। बिल्कुल जलपान। देखो देखो बात करेंगे भेड़ की नस्लें, वही मामा चोकरो अभी जैसलमेर गए हो। पहली आती है मारवाड़ी। मारवाड़ी का ओरिजिन मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान से माना गया। विशेषता ये ठंडा व गर्म, मतलब ठंडे मौसम में सर्दी सहन करेगी, गर्म मौसम में गर्मी सहन करेगी। तो याद रखना मारवाड़ी जो नस्ल हैं ठंडे और गर्म दोनों मौसम को सहन कर सकती है, सहनशील नस्ल है। और राजस्थान में 50% भेड़ें मारवाड़ी नस्ल की सर्वाधिक यही पाई जाती है। और ऊन उत्पादन, जैसे पहले आपने देखा बकरी के अंदर, दूध के अंदर, बकरी गाय भैंस के अंदर दुग्ध उत्पादन। तो यार भेड़ को पालने का मुख्य उद्देश्य ऊन होता है, मांस होता है, ठीक है ना। तो ऊन मांस के लिए भेड़ को पालते हैं, तो दूध का रोल नहीं है। इसीलिए यहाँ आप लोगों को ऊन उत्पादन याद रखना है। क्या याद रखना है? ऊन उत्पादन। और एक भेड़ से एक वर्ष में 2 बार ऊन प्राप्त की जाती है। 1.5 से 2.3 kg ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। फिर आती है चोकला, जिसे शेखावटी क्षेत्र से ओरिजिन माना गया है। शेखावटी क्षेत्र राजस्थान, इसे छापर व शेखावटी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। और ये वर्गाकार नस्ल है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। ऊन उत्पादन है 1.5 से 2.5 kg प्रति ईयर। याद रखना ये है ना, जो ऐसा है प्रति भेड़ प्रति वर्ष, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसके बाद मालपुरा। मालपुरा का ओरिजिन मालपुरा तहसील है जो अविका नगर टोंक में पड़ती है। यहां से इसका ओरिजिन माना गया, ठीक है।
मुंह, पेट और टांगों पर ऊन नहीं पाई जाती है और इसे हम मुख्य रूप से मांस के लिए पालते हैं। किसके लिए? मांस के लिए पालते हैं। ऊन इससे 1.1 से लेकर 1.6 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष प्राप्त होता है। देन इसके बाद मेरिनो, और मेरिनो की क्या बात करें हम यार, मेरिनो का ओरिजिन स्पेन से माना गया है। पूरे विश्व की सबसे श्रेष्ठ ऊन उत्पादन वाली नस्लें महीन ऊन देती है और सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्लें सबसे अच्छी नस्लें, याद रखना। इसके अलावा इसके नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं, कंधे त्वचा पर झुर्रियांदार त्वचा पाई जाती है और मतलब मुंह पर भी ऊन पाई जाती है, दिखाई नहीं देता, आंखों के आगे की ऊन काटनी पड़ती है। और ऊन उत्पादन है 5 से 9 केजी, देखो सबसे ज्यादा ऊन है, प्रति भेड़ प्रति वर्ष। इसके बाद कराकुल। अब कराकुल का ओरिजिन माना गया मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से, और यहां लिखा हुआ पेल्ट। पेल्ट का सीधा सीधा मतलब बालक खाल। अरे इस नस्ल को खाल के लिए पालते हैं तो ऊन इसलिए नहीं है क्योंकि ऊन तो बनने ही नहीं देते। अब ध्यान से सुनिए, कराकुल से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा यार, जो कराकुल है ना इसके ऊपर बड़ी दया आती है मुझे। इसके जो मेमने होते हैं कम उम्र में उन मेमनों को मारकर उनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, मतलब इसको खाल के लिए पाला जाता है और उस खाल से सर्दियों के लिए महंगे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं, टोपियां बनाई जाती है, याद रखना कराकुल ओविस एरिस है। आगे देखो, अगली अविवस्त्र आई। अविवस्त्र CSWRI, सेंट्रल शिप ओल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मालपुरा अविकानगर टोंक में स्थित है। तो याद रखना क्वेश्चन बन सकता है कहां पर है, तो मालपुरा अविकानगर टोंक में है। और ये नस्ल बनी है मेरिनो का क्रॉस करवाया चोकला से, विकसित की गई है CSWRI से। तो याद रखना मेरिनो ये नर हैं बालक, ये नर हैं और ये मादा है, और नर मादा का क्रॉस करवाया और बनी अविवस्त्र CSWRI द्वारा विकसित की गई और ऊन उत्पादन है 2 से 4 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष। अगला आता है अविकालीन, और अविकालीन भी CSWRI द्वारा विकसित है और क्रॉस मेरिनो नर रेम्बुले नस्ल के मेरिनो नर भेड़ों का क्रॉस मालपुरा, जो हमारे राजस्थान की है, मालपुरा की है, यहां से इसका क्रॉस करवाया और ऊन 1 से 1.5 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष। अगली आती है जैसलमेरी। जैसलमेर राजस्थान से ओरिजिन माना गया। राजस्थानी नस्लों में अधिक बड़े आकार की नस्लें हैं और रेगिस्तानी नस्लें, और ऊन उत्पादन है 1.5 से 3.2 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष। क्या 8 हो गई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भेड़ की नस्लें हैं जो मैंने आप लोगों को याद करवा दी है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोशिश यही रहेगी कि कम समय में, देखो आप, कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करवाना, यही अपना मोटिव है, ताकि आपका भी समय कम लगे, आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो यार बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं कहूँगा बढ़िया तैयारी करो। सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। जितने भी वीडियोस है ना चैनल पे वो देख लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और कोई रामायण कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें चल रही है कि आएगा समझ में, सीधा क्वेश्चन आएगा, छपेगा पेपर में, देख लेना। आप लोग आके खुद कमेंट करोगे, लेकिन उस समय तो पशु परिचय बन जाओगे, तो फिर क्या ही याद करोगे लव सर को, ठीक है। तो बस पढ़ते चलो, मस्ती से बढ़िया याद करते चलो। आओ आगे बढ़ेंगे। हाँ, उससे पहले ऊंट की नस्लों के बारे में बता देता हूं यार आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो कहोगे कि सर ऊंट की नस्लें नहीं बताई आपने। ऊंट की नस्लों में एक नस्ल आती है यार बीकानेरी। क्या आती है? बीकानेरी। तो बीकानेरी का याद रखना सबसे सुंदर नस्ल है। क्या? सबसे सुंदर नस्ल है। फिर दूसरी नस्ल हमारे पास आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसलमेरी। और जैसलमेरी में याद रखना है कि इसे पुलिस व सेना जवानों के द्वारा काम लिया जाता है। भाई आप जानते हो कि रेगिस्तान में चोर को पकड़ना है तो पुलिस क्या लेकर जाएगी? ऊंट लेकर जाएगी, क्योंकि ऊंट ही रेगिस्तान का जहाज है। आपने वो एक मूवी देखी हो बॉर्डर मूवी के अंदर सुनील शेट्टी BSF का जवान होता है और ऊंट पर बैठकर आता है, और जिस ऊंट पर बैठकर आता है वो नस्ल थी जैसलमेरी, याद रखना। और जैसलमेरी जो नस्ल के ऊंट होते हैं ये करीबन ये समझ लो कि एक अच्छी रात इनको मिल जाए बढ़िया, तो ये करीबन 100 से 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। और याद रखना ऊंट एक बार में जो ऊंट हैं वो 135 से 150 लीटर पानी पीता है, और ऊंट के डेली की जो आवश्यकता होती है वो होती है 18 से 36 लीटर
पानी की डेली ऊंट को आवश्यकता होती है। तो ऊंटों के बारे में तो कई सारी विशेषताएं हैं। ऊंट पालक जाति कौन है? रायका है। रायका या रेबारी जो चरवाहे समुदाय में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पंजाब, ठीक है, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में ये बंजारे पाए जाते हैं। जो क्या करते थे बोलो? व्यापार करने का कार्य करते। ये लोग कहते थे कि आप हमें चारा दे दो, हमसे पशु ले लो, आप हमें चारा दे दो, हमसे कोई अन्य वस्तुएं आप ले लो, यह इनका कहना था। तो ये क्या हो गया? ऊंट हो गया। यहीं पे मैं आप लोगों को जो पशु हैं उनके एक तरीके से मांस वाला जो पॉइंट है याद करवा देता हूं, इंपोर्टेंट है। देखिए, गाय, गाय के मांस को क्या बोलते हैं? तो गाय के अंदर, गाय के मांस की अगर हम बात करें तो गाय के मांस को बीफ कहा जाता है बालक। क्या कहा जाता है? बीफ। इसके अलावा बछड़े का जो मांस होता है उसको व्हील कहा जाता है। दोनों अलग अलग है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भैंस, गई भैंस पानी में, और भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। और बकरी के मांस को कंफ्यूज मत होना, बकरी के मांस को चेवन बोलते, कई सारे लोग इसे मटन बोलते हैं। इसके अलावा मटन किसके मांस को कहा जाता है? तो भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। और एक आप लोगों का फेवरेट सुअर, सस स्क्रोपा, और सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। एक कौन बची? मुर्गी बची। और मुर्गी के मांस, गेलस डोमेस्टिकस मुर्गी का जूलॉजिकल नाम, या सॉरी वैज्ञानिक नाम है ना, मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं बोलो? चिकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन। अगर पूरे वर्ल्ड में पर डे सबसे ज्यादा मारा जाने वाला कोई प्राणी है तो कौन है? मुर्गी है। तो अगर हम बात करें आपके पशु परिचर की, अगर वाकई में आपको पशु परिचर बनना है, क्या बनना है? पशु परिचर आपको बनना है, तो अभी भी कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, बट वो कंफ्यूजन निकाल देना कि आप लोग सबसे पहले आपका जो नए नए सिलेबस है, नए सिलेबस, इसके अनुसार आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। अब नए सिलेबस में जो टॉपिक है, जैसे जनन हो गया, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, विशेषताएं हो गई, संरक्षण हो गया, आवास हो गया, ये याद कीजिएगा बहुत अच्छे से, ये टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। फिर पोषक तत्वों का मान वो आपको याद करना है। फिर चरवाहे वो आपको याद करने हैं, जिनकी क्लास मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दी। वन्य प्राणी वो क्लास अभी नहीं प्रोवाइड करवाई, अगर डिमांड होगी तो प्रोवाइड करवा देंगे। ये वीडियो बढ़िया अच्छे तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको पढ़ने। पुराने सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस में से भी आपको कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? एक पशु गणना है यार, ये उन लोगों ने दिया या नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएगा। तो पशु गणना वाला जो टॉपिक है ना यार, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है पुराने सिलेबस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नस्लें थी वो नस्लें आप लोगों को पढ़नी है, ऐसे कैसे ही जो अभी मैंने आपको सारी की सारी इस क्लास में पढ़ा दी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो मेरा टारगेट था, अभी हमारा बचा हुआ है वैसे क्या, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन वाला टॉपिक बचा हुआ है। तो कमेंट कर देना कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। किसी में कोई भी डाउट होता है कमेंट कर देना, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। तो बात करते हैं, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोगों ने अलग अलग जगह से कोर्स लिए होंगे, खरीदे होंगे, तैयारी की होगी, बहुत बढ़िया है। सेल्फ स्टडी की होगी, ऑफलाइन कोचिंग की होगी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी ये कहना चाह रहा हूं, 25 सालों में वैकेंसी आई है, मौके पे चौका लगाने वाले को बाजीगर कहते हैं। बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने जो तैयारी की है एक बार उसकी जांच कर लो, आपने तैयारी कैसी की है, आप कितने गहरे पानी में हो। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर 10 मॉडल पेपर बना रखे हैं, 45 क्वेश्चन के हिसाब से बना रखे हैं। एक पेपर के अंदर पार्ट बी के 45 क्वेश्चन है, ऐसे 10 मॉडल पेपर हैं जिसकी कीमत 99 रुपए है। वैसे तो 999 थी पहले, फिर 99, और अभी दशहरे के उपलक्ष्य में मात्र ये मॉडल पेपर आप लोगों को जो है, अरे बहुत कम प्राइस में 49 रुपए में आपको दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं एक एक स्टूडेंट परचेज कर लेना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के अंदर वही रियल एग्जाम वाला फील आपको होने वाला है। जैसे 45 क्वेश्चन करोगे, एंड में रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आपकी आएगी, जिसमें दिखेगा कि कितने क्वेश्चन सही किए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, और कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई है। अगर उस पेपरों के अंदर आप 90% स्कोर कर लेते हो, जो अब तक तो किसी ने किए नहीं है, तो समझना कि आप पार्ट बी आपका कमजोर है। अगर 90 नहीं किया और 90 कर लेते हो तो समझ लेना कि आप पेपर के अंदर पार्ट भी निकाल दोगे आराम से, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेना, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे कैप्टन एग्रो ऐप सर्च करना, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा।
ज्वाइन कर लेना, जिससे पता लगेगा आप कितने गहरे पानी में हो। नए सिलेबस के आधार पे पहले इजी, फिर हार्ड, फिर और हार्ड, इस तरीके से पेपर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। जो नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। उनके लिए ऑप्शन यह है कि यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट है, वहां पे डेली मैं एमसीक्यू डालता हूं, उनके आंसर दिया करो। आंसर ही दे दो आप लोग, लाइक भी क्या करो उन्हें, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पर क्विज चलती है, 20-20 क्वेश्चन डेली पशुपालन के आपके लिए डाले जाते हैं, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस बहुत बेटर से बेटर हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ाया है समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, एंड में कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट इधर मोटिवेशन पैदा करता है और इधर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है यार, जब आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से पीडीएफ फाइल के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए कैप्टन एग्रो ऐप आप डाउनलोड जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया है समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।